Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे सेक्शन डी ऑफ आर CBSE सैम्पल पेपर इशूड फॉर 2023 जिसमें आपको 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे. अब 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस हैं तो लेट्स सी कि उन क्वेश्चंस में क्या आता है. जनरली आपके जो ये क्वेश्चंस होंगे उसमें से एक कंप्यूटर नेटवर्क पे बेस्ड होगा, एक SQL पे और एक क्वेश्चन में या तो बाइनरी या CSV फाइल से रिलेटेड कुछ आएगा. सो चलिए देखते हैं कि इस पेपर में क्या क्वेश्चंस हैं. सो केस स्टडी क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आपको पूरे 5 नंबर बहुत ही आराम से मिल सकते हैं. मतलब ये CBSE की तरफ से गिफ्ट है आपको, ये जो कंप्यूटर नेटवर्क वाला केस स्टडी क्वेश्चन आता है, क्योंकि टिपिकल सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो हर बार पूछे जाते हैं और हर बार उन्हीं में से ही क्वेश्चन आता है. कोई 10-15 क्वेश्चन लगा लो जो इसमें से 5 आने ही आने हैं फॉर श्योर. सो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड नंबर ऑफ केस स्टडी क्वेश्चंस ऑन माय चैनल. आई बी अपलोडिंग मोर. तो आप उसको अगर गो थ्रू कर लोगे अच्छे से 5-10 क्वेश्चंस भी, तो आप बहुत ही अच्छे से अपना ये 5 मार्क अचीव कर सकते हो. सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है. मेक इन इंडिया कॉर्पोरेशन, an Uttarakhand based IT training company, is planning to set up training centers in various cities in next 2 years. Their first campus is coming up in Kashipur district. At Kashipur campus, they are planning to have 3 different blocks for app development, web designing, and movie editing. Each block has number of computers which are required to be connected in a network for communication, data, and resource sharing. As a network consultant of this company, you have to suggest the best network related solutions. ठीक है. हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आप पिछले कितने भी साल का पेपर उठा के देख लो. आई एम टीचिंग फॉर लास्ट 17 ईयर्स. सो किसी भी साल का पेपर आप पिक करके देख लो, ये हर साल आया है. एवरी ईयर दिस क्वेश्चन कम्स. और हमेशा यही तरीका होता है कि 3 या 4 यूनिट्स बताई होती हैं, उनके बीच के डिस्टेंसेस दिए होते हैं और उसमें कितने कितने कंप्यूटर्स हैं वो दिया होता है. टिपिकल क्वेश्चंस आर सर्वर कहाँ पे प्लेस होगा, लेआउट क्या होगा, स्विच हब कहाँ लगेंगे, रिपीटर कहाँ लगेगा, फायरवॉल क्या होता है, समथिंग रिलेटेड टू दैट. सो पहला क्वेश्चन जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लॉक और लोकेशन टू हाउस द सर्वर इन द काशीपुर कैंपस आउट ऑफ द 3 ब्लॉक्स टू गेट द बेस्ट एंड इफेक्टिव कनेक्टिविटी. जस्टिफाई योर आंसर. नाउ इस क्वेश्चन का टिपिकल आंसर है कि जिस जगह पर सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं, तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं वहाँ पर हम सर्वर रखेंगे. वैसे तो यहाँ पर मूवी एडिटिंग और ऐप डेवलपमेंट में काफ़ी क्लोज है, पर फिर भी जिसके सबसे ज़्यादा है आपको वो लेना है. सो वी विल से that server should be placed in movie editing campus because as per the 80-20 rule. So as per the 80-20 rule, if we keep the server at a location which has maximum number of computer, it reduces the network traffic. क्योंकि most of the time the request will be fulfilled or request will be generated and fulfilled in the same unit. ठीक है, ये आपको जस्टिफिकेशन में इसका आंसर लिखना है. तो 80-20 रूल इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग. आप ये रूल का नाम लिखेंगे याद से. ठीक है, आप और मर्जी जो रीजन दे दो जस्टिफिकेशन में, बट ये रूल का नाम लिखना जरूरी है. सेकेंड क्वेश्चन है, सजेस्ट अ डिवाइस और सॉफ्टवेयर टू बी इंस्टॉल्ड इन द काशीपुर कैंपस टू टेक केयर ऑफ डेटा सिक्योरिटी. डिवाइस और सॉफ्टवेयर लिखा है यहाँ पे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी लिखा हो सकता था. अब आप डेटा सिक्योरिटी के लिए जब डिवाइस की बात करते हैं, साथ में सॉफ्टवेयर भी लिखा होता है हमेशा. सो ये जो डिवाइस है, दिस इज फायरवॉल. ठीक है, फायरवॉल एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल आपको घुमा फिरा के पूछा ही जाता है, वन और दी अदर वे. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फायरवॉल. अब फायरवॉल होती क्या है? इट इज बेसिकली काइंड ऑफ चिप विच इज प्रोग्राम्ड. ठीक है, वो आपके कंप्यूटर को, आपके नॉट कंप्यूटर को बल्कि पूरे नेटवर्क को सेव करता है from any kind of unauthorized access. तो वो आपको डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. इट सेव्स यू फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस. देन थर्ड क्वेश्चन है, सजेस्ट द बेस्ट वायर्ड मीडियम एंड ड्रॉ द केबल लेआउट. ठीक है, तो आपको बेस्ट वायर्ड मीडियम बताना है और केबल लेआउट भी आपको ड्रॉ करना है, ब्लॉक टू ब्लॉक, टू इकोनॉमिकली कनेक्ट वेरियस ब्लॉक्स विद इन द काशीपुर कैंपस. अब देखो, काशीपुर कैंपस के अंदर इकोनॉमिकली बोला है. अगर ये वर्ड इकोनॉमिकली ना लिखा होता, जस्ट एज्यूम कि अगर ये इकोनॉमिकली ना लिखा होता, तो मैं लेआउट बनाती ये सीधा सीधा बिना कुछ सोचे और फाइबर ऑप्टिक को लिख देती ट्रांसमिशन मीडिया. क्यों? क्योंकि जहाँ पे सर्वर है उसको बीच में रखो, बाकी दोनों के साथ कनेक्ट कर दो, और पैसों की प्रॉब्लम नहीं है तो फाइबर ऑप्टिक से बेस्ट कोई वायर्ड मीडियम नहीं है. बट यहाँ पर हम इसको नहीं लेंगे. दिस इज रॉन्ग आंसर फॉर दिस, क्योंकि यहाँ पे बोला है इकोनॉमिकल लेआउट बताओ और इकोनॉमिकल मेथड बताओ. सो इकोनॉमिकल के लिए यू हैव टू चूज सबसे कम केबल जहां लगे वो वाला कनेक्शन. ठीक है, तो जब इकोनॉमिकल बोला जाता है, वैसे तो इसमें सारे डिस्टेंसेस आई गेस दिए ही नहीं हुए, बट स्टिल अगर आपको यहाँ पर टेबल दिया होता है तो इकोनॉमिकल में आप सबसे पहले सबसे कम डिस्टेंस देखते हो कौन सा है. तो सबसे कम कौन सा है? 28 मीटर. किस में है? ऐप और वेब डिजाइनिंग में.
आई शुड लिंक दैट। उसके बाद अगला है 32 वेब डिज़ाइनिंग और मूवी एडिटिंग में। सो बाय चांस अब यहाँ पे हो गया कि वही लेआउट बन रहा है सबसे कम वाला। सो 30, 50 और 60, तो दिस विल यूज 60 मीटर ऑफ केबल। तो लेआउट तो अभी भी वही बना, टोपोलॉजी हम कह सकते हैं स्टार या बस, क्योंकि 3 ही यूनिट्स हैं, तो ऐसे स्टार भी बन सकता है, ऐसे बस भी बन सकता है। नाउ आपको कहा गया है कि केबल बताओ। सो केबल में हम लिख देंगे कि अगर हमें इकोनॉमिकल मेथड चाहिए, सो वी शुड यूज एथरनेट केबल। एथरनेट केबल इज कॉपर वायर, वैसे तो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है ये, पर नेटवर्क में हम लॉजिकल नाम यूज कर लेते हैं, दैट इज एथरनेट। सो एथरनेट इज बेसिकली अ केबल डिजाइंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क्स, ठीक है। इट इज अ कॉपर वायर एंड इट इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क्स। तो एथरनेट केबल आप लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख सकते हो ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। सो दैट विल गिव यू योर कंप्लीट 1 मार्क फॉर दिस। तो ये हो गया लेआउट। सो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर तो आपको सिर्फ बोला है लेआउट बताओ, तो जहां पर आपका सर्वर है उसको बीच में रख के बाकी यूनिट्स के साथ कनेक्ट कर दो। लेकिन अगर इकोनॉमिकल बोला है तो ऐसे आपको डिस्टेंसेस वाइज देखना पड़ता है कि कम से कम डिस्टेंस आपका जो है वो कवर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विद एप्रोप्रिएट रीजंस। ये भी टिपिकल क्वेश्चन है, हर साल आता है। तो स्विच और हब कहाँ लगेगा? हर यूनिट में। स्विच एंड हब वी पुट इन every unit. So we need a switch or hub in this app development unit. We need a switch or hub in web designing. We need a switch or hub in movie editing. तो हम आपको लिख के दिखाओगे आप कि भाई ये हर जगह पर चाहिए हमको, ठीक है। देन कम्स रिपीटर। अब देखो रिपीटर की जो जनरल एजम्पशन होती है वो होती है कि जो रिपीटर है हम वो 100 मीटर की रेंज के बाद यूज करते हैं। सो रिपीटर इज रिक्वायर्ड आफ्टर 100 मीटर ऑफ रेंज। बट द थिंग इज कि यहाँ तो 100 मीटर कोई है ही नहीं, 28, 55, 32 है ना, वो तो किलोमीटर्स में है जो हमारा मसूरी वाला कैंपस है, लेकिन काशीपुर के अंदर तो डिस्टेंस ही बहुत कम है। तो इस एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कि सिंस द डिस्टेंस इज वेरी लो बिटवीन द डिफरेंट कैंपसेस, वी डोंट नीड अ रिपीटर। तो यहाँ पर हमें रिपीटर नहीं चाहिए, पर हम assumptions फिर भी लिखेंगे कि assuming a repeater is required after every 100 meter in this particular arrangement we don't need a repeater, ठीक है। अगर कोई 100 मीटर से ज़्यादा होता या 100 मीटर होता तो हम बता देते कि इन दो यूनिट्स के बीच में रिपीटर चाहिए, बट यहाँ पर आपको रिपीटर नहीं चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है सजेस्ट अ प्रोटोकॉल दैट शेल बी नीडेड टू प्रोवाइड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशन बिटवीन काशीपुर कैंपस एंड मसूरी कैंपस। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एक ही प्रोटोकॉल है जो हम यूज़ करते हैं, वो है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ जाता है। सो VoIP इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो ये 5 मार्क्स आपको बड़े ही प्यार से मिलेंगे इस क्वेश्चन में। इट्स वेरी इजी, इंटरेस्टिंग एंड शॉर्ट आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब चलते हैं पाइथन पे। क्वेश्चन नंबर 32, राइट द आउटपुट ऑफ द कोड गिवन बिलो। देखो जब भी ये आउटपुट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो हमेशा एक साइड पे ड्रॉ कर लो वर्किंग के लिए, ठीक है, जहाँ पर आप वर्किंग दिखाओगे इसकी। तो हम यहाँ वर्किंग में क्या लिख सकते हैं कि जो P है वो मेरा 5 है, A जो है मेरा वो 10 है, B जो है वो 5 है, ठीक है। सो सम A कॉमा B कॉल हुआ तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में सम जब कॉल हुआ तो Q में आ जाएगा A में क्या है 10, फिर R में आ जाएगा B, R में क्या है, B में क्या है 5। सो यहाँ Q में मेरे पास 10 है, R में मेरे पास 5 रिसीव हो गया, क्योंकि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट तो तब यूज होता है जब कुछ पास ना हो, जब कुछ पास हो रहा है तो वही वैल्यू आएगी। सो आपका R में 5 आ गया। अब अगली लाइन है ग्लोबल P, मतलब कि जो भी चेंज इसमें होगा वो चेंज हम रिफ्लेक्ट करेंगे। अब क्या लिखा है? P इज इक्वल टू R प्लस Q रेज टू द पावर 2। Q में क्या है 10, सबसे पहले रेज टू द पावर सॉल्व होता है। सो 10 रेज टू द पावर 2 मतलब 100। R इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया जी 105। तो P की वैल्यू चेंज होकर कितनी हो गई 105। तो ये आपकी वर्किंग है, आप यहाँ पर चेंज करके दिखाओगे कि P जो है अब हमारा चेंज होकर 105 हो गया है। अब प्रिंट P एंड हैश, सो इट विल प्रिंट 105 हैश विल बी प्रिंटेड, ठीक है। ये हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद अब सेकेंड कॉल हो जाएगी। सो फिर हम दिखाएंगे कि अब सेकेंड कॉल हो गई। सेकेंड कॉल हो गई तो R इज इक्वल टू 5, Q इज इक्वल टू 1 लिखा है। ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स है। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है कि Q चाहे आगे हो या पीछे हो, Q में हमारे पास 1 आने वाला है और R में हमारे पास 5 आने वाला है, ठीक है जी। फिर से वही सब करो,
p is equal to 5 plus 1 raised to the power 2. 1 raised to the power 2 तो 1 ही होगा, 1 into 1 करोगे तो 1 ही आएगा, 5 plus 1 will be 6. So now p becomes 6. So it will be printing 6 hash. ठीक है, तो आप यहाँ पर वर्किंग साइड पे आपने दिखा दी है, पर ये आपको क्लियरली लिखना है क्योंकि मार्क्स तो इसके मिलने हैं. ये तो हम दिखा रहे हैं कि भाई हमने चीटिंग नहीं करी, हमने वर्किंग करी, हमने खुद से सॉल्व किया. तो इसका आउटपुट जो है वो क्या है, 105 हैश 6 हैश. सो दिस इज द आउटपुट ऑफ योर कोड. सो कभी भी आउटपुट वाले क्वेश्चंस हो, गो स्लो, गो स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप चलाकर देखो वेरिएबल्स कैसे चेंज हो रहे हैं, कभी गलत नहीं होगा. ठीक है, सो दैट्स योर आउटपुट फॉर दिस क्वेश्चन. 2 नंबर आपके. ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं. द कोड गिवन बिलो इंसर्ट्स द फॉलोइंग रिकॉर्ड इन द टेबल स्टूडेंट. सो हमारे पास रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, मार्क्स है. नोट द फॉलोइंग टू एस्टैब्लिश कनेक्टिविटी बिटवीन पाइथन एंड MySQL. तो यहाँ पर क्या है कि पाइथन और MySQL की कनेक्टिविटी कर रहे हैं. ये टेबल है, यूजर नेम रूट है, पासवर्ड टाइगर है. द टेबल एग्जिस्ट इन MySQL, नेम इज स्कूल एंड द डिटेल्स आर टू बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द यूजर. अब हमें इसमें फिल इन द ब्लैंक करने हैं. ठीक है, सो इम्पोर्ट mysql.connector एज MySQL ऑलरेडी लिखा हुआ है. आपको फिल करनी है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3. सो स्टेटमेंट 1 है टू फॉर्म द कर्सर ऑब्जेक्ट. सो सबसे पहले फंक्शन शुरू हुआ, कनेक्ट को कॉल किया, कनेक्शन बन गया. ठीक है, अब कर्सर देखो कैसे बनता है. आपको देखना है इसका नाम क्या है. इसका नाम क्या है, con1. तो con1 डॉट कर्सर राउंड ब्रैकेट खाली. बस इतना सा काम है. सो ये कोड एक बार याद रखो, आपको पता होना चाहिए कि इसके बेसिक कोड्स क्या होते हैं. अगर आपको कनेक्टिविटी वाले सारे कोड देखने हैं तो देयर इज अ प्लेलिस्ट कॉल्ड नूब टू प्रो इन पाइथन 100 डेज कोडिंग चैलेंज. उसमें प्रोग्राम नंबर 70 से लेके 74 5 प्रोग्राम्स हैं, वो देख डालो. प्रोग्राम नंबर 70 से लेकर 74 तक वो सब कनेक्टिविटी वाले प्रोग्राम्स हैं. तो वहाँ से आपको बहुत ही अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा. सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कनेक्शन 1 डॉट कर्सर राउंड ब्रैकेट. दैट्स इट. सो जो नाम यहाँ लिखा है वही लिखना है यहाँ पे, कनेक्शन 1 डॉट कर्सर. सो कर्सर तो आपका चलो क्रिएट हो गया. स्टेटमेंट 1 इज डन. 1 नंबर फ्री का झोली में. फ्री का तो नहीं, मतलब याद को रखना पड़ेगा, इतना भी याद रखोगे तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. सो थोड़ी मेहनत तो ज़रूर है, पर थोड़ी सी मेहनत ही है. उसके बाद यूज़र से उसने पूछ लिया रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स, क्वेरी बना ली. ठीक है, अब उस क्वेरी को हमको एग्जीक्यूट कराना है. तो स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, टू एग्जीक्यूट द कमांड दैट इंसर्ट्स द रिकॉर्ड इन द टेबल स्टूडेंट एंड टू ऐड द रिकॉर्ड परमानेंटली इन द डेटाबेस. तो एग्जीक्यूट कराने के लिए हम क्या करते हैं, हम कर्सर के साथ क्वेरी को एग्जीक्यूट कराते हैं. तो कर्सर का नाम हमने क्या दिया है, माई कर्सर. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और ब्रैकेट में क्वेरी का नाम जो कि आपकी क्वेरी नाम की स्ट्रिंग में है. इसमें डबल आर है तो आप भी डबल आर दोगे. तो जो भी नाम यहाँ दिया हुआ है सेम नाम आपको यहाँ दे देना है. सो माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी. दैट्स इट. ये क्वेरी जाके कर्सर पे एग्जीक्यूट हो जाएगी. अब वो कह रहा है कि उसको परमानेंटली ऐड करना है. परमानेंटली ऐड करने के लिए जो हमारा कनेक्शन है con1 डॉट कमिट. तो जब तक हम कमिट नहीं करते हैं चेंजेस परमानेंट नहीं होते हैं. सो जब भी आप इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कमांड को एग्जीक्यूट करो, मेक श्योर उसके एंड में कमिट होना चाहिए. और कमिट कॉल होता है कनेक्शन वाले ऑब्जेक्ट के साथ. तो कनेक्शन डॉट कमिट करना है, कर्सर के साथ कमिट नहीं करना. सो कनेक्शन 1 डॉट कमिट विल मेक द चेंजेस. इसके पीछे खाली राउंड ब्रैकेट्स आएंगी. सो दैट्स इट. इतना ईजी है. 3 नंबर आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएंगे, फ्री के 3 मार्क्स. ठीक है, फ्री मतलब मिनिमम एफर्ट्स के साथ. ठीक है, सो मिनिमम एफर्ट्स के साथ यू विल गेट 3 मार्क्स ओवर हियर. इसमें आपको चॉइस भी दी गई है, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द कोड गिवन बिलो. ठीक है, तो आप या तो ऊपर वाले 2 करो या ये नीचे वाले 2 करो. अब इसमें वही है, आउटपुट प्रिडिक्ट करना है. चलिए देखते हैं कैसे आएगा इसका आउटपुट. वर्किंग आप साइड पे दिखा सकते हैं. ठीक है, सो यू कैन शो वर्किंग ऑन अ साइड. इसमें सबसे पहले क्या है, स्ट्रिंग है मेरे पास, वेलकम टू CS. तो हम यहाँ लिख लेते हैं जी, वेलकम टू CS. पोजिशंस हमेशा लिख लो जब भी स्ट्रिंग पे क्वेश्चन आए, लिस्ट पे क्वेश्चन आए. सो यू ऑलवेज राइट द इंडेक्स. तो ये हमारे पास इंडेक्स है. n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ S. ठीक है जी, लेंथ आ गई 10. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं n कितना हो गया 10. m क्या है, ब्लैंक है, m में कुछ नहीं है. फॉर i इन रेंज 0, n. तो i अब सबसे पहले क्या होगा, 0. तो S 0 पे मेरे पास क्या है, W. अब W क्या a और m के बीच में है, नहीं. W क्या n और z के बीच में है, हाँ है. तो हम क्या कर रहे हैं, m इज इक्वल टू m प्लस SI माइनस 1. अब i इस टाइम पे क्या है, 0 है.
तो m के साथ कंकैटिनेट क्या होगा, 0 - 1 मतलब s - 1। सो यहाँ पर आप कंकैटिनेट किसको कर रहे हो, s - 1 को। अब क्या s - 1 वैलिड है, हाँ ऑब्वियसली नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है स्ट्रिंग में, तो -1 पे कौन सा कैरेक्टर होगा, स्ट्रिंग का आखिरी कैरेक्टर। तो स्ट्रिंग के आखिरी में है s, तो s विल बी कंकैटिनेटेड विद m की वैल्यू s हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि m जो है वो हमारा s हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। आगे एलिफ है तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि एलिफ का मतलब ही होता है कि जहां कंडीशन ट्रू हो गई वहां रुक जाओ, आगे मत जाओ। ठीक है, I1 हो गया। अब आप वर्किंग में लिखेंगे S1। S1 में क्या है, E है, E है ABCDE, यस फर्स्ट वाली कंडीशन में आता है, तो इसको अपर कर दो। अपर कर दो तो आपका जो M है वो क्या बन जाएगा, स्मॉल s के आगे कैपिटल E। फिर 2 पे चले जाएंगे, आप यहाँ लिखते जाओगे पर मैं अब ऐसे ही बता रही हूँ। L आ गया, LMN, तो L भी यहीं पर लाई करता है, L भी यहीं पे लाई करता है, तो स्मॉल s था, फिर E आया, फिर अब कैपिटल L हो जाएगा, तो L को भी हमने अपर कर दिया। फिर C आया, C भी अपर हो जाएगा, फिर O आया। अब MNO मतलब O यहाँ आता है N और Z के बीच में, सो ये यहाँ पर आ रहा है। O किस पे है, I पे, 4 है इस टाइम पे मेरा, तो इसके साथ हम कंकैटिनेट कर रहे हैं I-1 मतलब 3 इंडेक्स वाली वैल्यू। 3 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, स्मॉल c, सो स्मॉल c इज देयर इन माय ओरिजिनल स्ट्रिंग एट इंडेक्स 3। तो जब आपके पास इस रेंज में आए तो आपको अपने से एक पीछे वाला कैरेक्टर उठाना है, तो हमने स्मॉल c उठा लिया। ठीक है, फिर आगे चला, अब m आ गया, m तो ऊपर वाले में आता है तो अपर हो जाएगा। e आ गया, e भी ऊपर वाले में आता है, अपर हो जाएगा। 2 आ गया, 2 ना तो a और m के बीच में है, ना ही n और z के बीच में है, क्या वो अपर है, नहीं वो अपर भी नहीं है, तो एम्परसेंड, तो 2 की जगह पर एम्परसेंड आ जाएगा। फिर आएगा C, C कैपिटल हो जाएगा। फिर आएगा S, S तो इसमें आता है MNOPQRS, तो इसमें इससे पीछे वाला लेटर मतलब कि स्मॉल c आ जाएगा। सो ये आपका आउटपुट है। कोई सेंस नहीं बन रही है जो लिखा हुआ है, बट येस दिस इज योर आउटपुट ऑफ दिस कोड। ठीक है, सो ये इस कोड का आउटपुट हो जाएगा आपके पास। तो ऐसे एक एक स्टेप करके सॉल्व करते जाओ, इंटरेस्टिंग होते हैं, मतलब मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस करोगे तो मज़ा आएगा एंड बहुत स्कोरिंग होते हैं। ठीक है, बट ध्यान से करना है, एक छोटी सी गलती की वजह से पूरे मार्क्स जा भी सकते हैं। सो इसीलिए कहते हैं कि वर्किंग करो, क्योंकि वर्किंग में क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पर एक एक स्टेप दिखा रहे हो, है ना, अब मैंने यहाँ पर एक एक स्टेप दिखाया, तो जो चेक करने वाला बंदा है ना, उसको दिख रहा है कि भाई बच्चे ने कितनी मेहनत करी है, कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा था। अब यहाँ पर जाकर एक स्टेप में कहीं गलत हो गया, अगर मैंने सिर्फ ये आउटपुट लिखा है और ये गलत है तो सीधा काटा और 2 में से कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बट अगर ये वर्किंग आपने थोड़ी बहुत भी सही की होगी, सो एक अच्छा पेपर चेकर आपको ज़रूर उसमें से पार्शियल मार्क्स देगा। ठीक है, ऑल्दो आप कहोगे कि मैम मार्किंग स्कीम में ऐसा नहीं है, बट आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर 17-18 ईयर्स, आई नो अगर आपने वर्किंग लिखी है और आपने कुछ हद तक सही किया है तो टीचर्स जिनको नॉलेज है, जो पेपर चेक कर रहे हैं, दे गिव यू मार्क्स। ठीक है, ये उसके जैसा ही क्वेश्चन है, कर्सर ऑब्जेक्ट बनाना है, एग्जीक्यूट द क्वेरी दैट एक्सट्रैक्ट्स रिकॉर्ड्स, तो कर्सर बिल्कुल वैसे ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेरी बनानी है, स्टूडेंट विद मार्क्स ग्रेटर देन 75 आर, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, वी हैव टू राइट डाउन द क्वेरी। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अब, कि करेक्शन तो आपका ठीक है वैसे ही बन जाएगा, यहाँ पर कॉन 1 डॉट कर्सर आप कर दोगे, कर्सर क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर क्वेरी बनाएंगे हम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब क्वेरी ऐसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट ही एग्जीक्यूट कर देंगे, क्योंकि उसके बाद हमें फेच ऑल भी लिखना है, हमारे पास ब्लैंक्स 2 हैं, काम हमें 3 करने हैं। तो हम यहाँ पे सीधे ही क्या लिख सकते हैं, माई कर्सर, मतलब आप इंडेंट वहीं पे लिखोगे, मैं थोड़ा पीछे से लिख रही हूँ ताकि पूरा लिख पाऊँ, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और ब्रैकेट में लिख देंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 75। तो ये मेरी क्वेरी हो गई। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, माई कर्सर डॉट फेच ऑल, तो इससे क्या होगा, फेच होकर आ जाएगा और फिर वो लूप लगाकर उसमें से डेटा को शो कर रहा है। अगेन मैं बता रही हूँ, ये फेच करने वाला, मॉडिफाई करने वाला, ये सारे प्रोग्राम्स आपको 70 to 74 नूब 2 प्रो सीरीज में मिल जाएंगे, गो एंड वॉच दैट। ठीक है, अगर मार्क्स लाने हैं तो। ओके, सो मूविंग ऑन, 33, दिस इज योर क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। ये आपका बेस्ड है CSV फाइल्स के ऊपर।
ठीक है. सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ CSV फाइल फॉर परमानेंट स्टोरेज? राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन दैट डिफाइंस एंड कॉल्स द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस. तो पहले तो आपको बताना है CSV क्या होती है. इट इज़ अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल जहाँ पर जो डेटा है वो कॉमा सेपरेटेड वे में स्टोर होता है. ठीक है. एंड इट इज़ यूजफुल बिकॉज इसमें हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा मैनेज कर सकते हैं. इट कैन बी ओपन इन एन एक्सेल फाइल, इट कैन बी ईजिली इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड, मतलब ईजिली इसको भेज सकते हैं कहीं पे भी. सो वो सारे बेनिफिट्स आप 2 मार्क्स में लिखोगे. उसके बाद आपको क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन दैट डिफाइंस एंड कॉल्स द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस. तो ऐड में क्या करना है, टू एक्सेप्ट एंड ऐड data of an employee to a CSV file record.csv. Each record consists of a list with field elements as emp id, name, mobile to store employee id, employee name and employee salary respectively. तो आपके पास employee id, employee name, अच्छा यहाँ ऊपर मोबाइल लिखा है, नीचे सैलरी लिखा है, तो कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, बट आपको पेपर में मिसप्रिंट हो उसके चांसेस कम है. ये तो सैम्पल पेपर है. टू काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन द CSV फाइल नेम्ड record.csv. इसमें आपको काउंट करना है. ठीक है. ऐसे ही आपको ऑप्शन में दिया हुआ है टू एक्सेप्ट ऐड डेटा ऑफ एन एम्प्लॉय. इसमें आपको बाइनरी और CSV का डिफरेंस बताना है. एंड देन है टू एक्सेप्ट एंड ऐड डेटा ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ CSV फॉर data.csv. अब जैसे ये फर्नीचर तो नहीं है, एम्प्लॉय ही लिखा है, लेकिन वैल्यूज फर्नीचर के लिए हुई है, तो फर्नीचर डेटा है. फर्नीचर ID, फर्नीचर नेम, प्राइस है आपको जो इसमें शो करना है. एंड डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ द फर्नीचर हुज प्राइस इज मोर देन 10,000. सो बेसिकली ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है, पता है. CSV फाइल और बाइनरी फाइल का अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, दैट इज द इजीएस्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें चेंजेस ही नहीं होते. इसमें आपके पास जैसे हमने सुबह स्टैक का किया था, ठीक है, उसमें चेंजेस ही नहीं होते भाई. बिल्कुल सेम कोड होता है. सिर्फ आप चाहे फर्नीचर लिख लो, चाहे एम्प्लॉय लिख लो, चाहे स्टूडेंट लिख लो, चाहे कस्टमर लिख लो, बस किसका डेटा लिख रहे हो वो बदल जाता है. रेस्ट ऑफ द कोड इज एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल वही रहता है. तो आज रात को 10 बजे आई विल बी लाइव और हम इंपॉर्टेंट ऐसे कोड करेंगे फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड, ताकि शॉर्ट आपके 15 नंबर तो वहाँ से बनी जाएं जो प्रोग्राम्स आते हैं और केस स्टडी क्वेश्चन जो फाइल हैंडलिंग पे बेस्ड आते हैं. सो इसमें कुछ भी नहीं करना. इट इज़ सो ईजी, इट इज़ सो ईजी कि आपको यहाँ पर क्या बोला है, ऐड और सर्च. ठीक है, तो हम वही नाम दे देते हैं यहाँ पर. सो आपने बनाया डेफ ऐड. ठीक है. अगर आप CSV फाइल बना रहे हो तो आपको ऊपर क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट CSV. सो यू हैव टू राइट हेयर import CSV. अब इसके अंदर आपको फाइल ओपन करनी है. सो आप चाहते हो कि उस फाइल के अंदर डेटा ऐड हो जाए, मतलब पुराना भी रहे, नया भी ऐड हो जाए, और इन केस फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो न्यू बन जाए. सो इन दैट केस आई विल बी ओपनिंग इट इन अपेंड मोड. फिर मेरे को इसका एक राइटर लेना पड़ेगा. तो हम क्या लिखेंगे, CSV.writer. मतलब ये चीज़ें तो आपको लिखनी ही लिखनी है, चाहे आप कुछ भी राइट करा रहे हो. तो ये फाइल का नाम बदल जाएगा, पर ये बाकी के स्टेटमेंट्स में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, ये ऐसे ही रहेगा. अब आपको फर्नीचर ID पूछना है. डेटा टाइप मैटर नहीं करता, क्योंकि हर चीज़ स्ट्रिंग की तरह ही स्टोर होती है. तो आप यहाँ पर अब चाहे फर्नीचर ID लिखो, चाहे एम्प्लॉयड ID लिखो, चाहे स्टूडेंट नेम लिखो, कुछ भी लिखो, बेसिकली इनपुट ही करा रहे हो ना, तो वो किसी का भी ID हो, किसी का भी नाम हो, हाउ डज इट मैटर, कोड तो वही रहना है. अब यहाँ पर प्राइस है, तो प्राइस हमने ले लिया इनपुट, एंटर प्राइस. ठीक है. अब इसको हम एक लिस्ट में पुट कर देते हैं. तो FID, नेम, प्राइस. सो वी पुट इट इन अ लिस्ट. सिर्फ आपका देखो नाम बदल जाएंगे वेरिएबल्स के, काम वही रहने वाला है. और उसके बाद जो आपने ऊपर राइटर बनाया है उसके साथ आप लिखोगे राइट रो के अंदर आप दे दोगे अपनी लिस्ट का नाम, एंड देन आप कर दोगे फाइल को क्लोज. दैट इज इट, एंडेड. बस इतना सा कोड है, यही याद रखना है. सिर्फ बदलेगा क्या, ये लाइंस कि आपको इनपुट क्या कराना है वो चेंज होगा, बाकी सब सेम रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होने वाला उसमें. तो इसमें कोई लॉजिक थोड़ी लगाना है. यहाँ तो सिर्फ याद ही रखना है ना कि इसको इनपुट कराना है, उसकी लिस्ट बनानी है और राइट करा देना है, सिंपल. ठीक है. अब अगर मैं शो बना लूँ जिसमें मुझे इसको शो कराना है सबको, तो क्या होगा, फाइल आपकी ओपन होगी रीड मोड में. ठीक है. for data.csv फाइल शुड बी ओपन इन रीड मोड. और वैसे तो हम जब इसको ओपन करते हैं तो ऑलवेज बेटर कि, क्योंकि उनके पास मार्किंग स्कीम होती है, तो आप ऐसे ओपन कर लो, विद ओपन एज एफ. वैसे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बट डू इट लाइक दिस. सो विद ओपन, फाइल का नाम एज एफ. अब जैसे ऊपर राइटर लिया था, यहाँ पे रीडर लेना है, तो CSV का रीडर ले लेंगे. रीडर कहाँ से आएगा, F से. बस इसके अंदर सारा डेटा आ गया. अब लूप लगना ही लगना है, कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास, आपको लगाना ही है वो लूप. ठीक है. सो फॉर रो इन CR, और अब हम यहाँ पर उसको सिर्फ अभी प्रिंट करा के दिखाती हूँ मैं आपको.
सो मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करा दिया, बस इतना सा काम है। ये कोड रट लो, खा लो, पी लो, घोल के डाल लो अपने अंदर, बट दिस इज द कोड विच यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। और ये आपको अच्छे खासे मार्क्स देने वाला है। सो समझ जाते हो तो उससे तो अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। अगर समझ के याद किया फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर कुछ बच्चे जिनको नहीं समझ आता है, या जो कह रहे हैं कि मैम हम भूल जाते हैं, भाई इसको 10 बार लिखो याद हो जाएगा, ठीक है। और यही पेपर में आएगा, सिर्फ चेंज होता है कि राइट क्या करना है, बाकी कोई चेंजेस नहीं होते इसके अंदर। अब आप यहाँ पर यूज़र से पूछना चाहते हो कि भाई कितने हमारे पास आइटम्स हैं, एंटर नंबर ऑफ फर्नीचर्स, या जो भी आपको पूछना है, ठीक है। लूप लगा लो फॉर आई इन रेंज एन, एंड इसके अंदर कॉल करवा लो ऐड को, और एट द एंड मैंने शो को कॉल करवा लिया। इसको मैंने किया सेव, कुछ भी नाम दे दिया, एंड आई एग्जीक्यूट दिस कोड। सो उसने पूछा बताओ जी कितने एलिमेंट्स चाहिए, 2, फर्नीचर आईडी है 11, नाम है चेयर, प्राइस है 6000, आईडी है 12, सोफ़ा, प्राइस है 45,000, एंटर। सो आप देख रहे हो दोनों प्रिंट हो गए, वहाँ पे यही होना था, है ना। अब पहला जो क्वेश्चन था उसमें कहा था नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को काउंट करो। अगर आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को काउंट करना होता तो आप क्या कर लेते, एक n यहाँ पे 0 ले लेते, जितनी बार आप रो को प्रिंट कर रहे हो उतनी बार आप n प्लस इक्वल टू 1 कर लेते, और फिर आप यहाँ पर प्रिंट करा सकते थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो कितने हैं। सो वो हैं n। सो इफ़ आई सेव इट एंड आई रन इट वंस अगेन, and this time also I want to add 2 furniture items। इस बार मैंने ID दे दिया 19, so we have bed, bed is 50,000, then I have ID as 67, this is side table, price is 2300। so आप देख रहे हो अब कितने एलिमेंट्स हो गए, 4। so नंबर ऑफ आइटम्स कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत लॉजिक जैसे यहाँ पर चेंज किया कि नंबर ऑफ आइटम्स काउंट कर लिए। अगर आपको कहा जाता है कि सिर्फ उनको ही दिखाओ जिनका प्राइस 10,000 से ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, इफ़। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे डेटा सारा स्ट्रिंग में है। प्राइस कौन से नंबर पे है, 0 पे आईडी है, 1 पे नाम है, 2 पे हमारे पास प्राइस है। तो इफ़ इंट ऑफ रो 2 इज़ ग्रेटर देन 10,000, वैसे तो पेपर में अगर आप इंट नहीं भी लिखोगे तो आई थिंक दे विल गिव यू मार्क्स, पर बेटर है अपनी तरफ से आप प्रॉपर ही लिखो। सो मैंने ऐसे लिख दिया। अब इससे क्या होगा, वो सिर्फ प्रिंट उनको कराएगा जिनका प्राइस 10,000 से ज़्यादा है। मैं सिर्फ एक ही फर्नीचर आइटम और ऐड कर देती हूँ, कुछ भी 8,000। सो सिर्फ 2 ही शो हो रहे हैं, सोफ़ा और बेड, जिसका प्राइस 45,000 और 50,000, जबकि आइटम्स हमारे पास टोटल 5 हैं, ठीक है। सो ये कोड को याद कर लो, सिर्फ ये कंडीशन बदलेगी, सिर्फ ये कंडीशन कि किसको दिखाना है, बाकी का कोड हमेशा सेम रहता है। द रेस्ट ऑफ द कोड इज ऑलवेज सेम। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो डरना नहीं है कि CSV फाइल पे प्रोग्राम आएगा, खुश होना है कि भाई प्रोग्राम आएगा, क्योंकि ये इजी है, ये हर बार इसी तरह से लिखा जाएगा और आपको थोड़े से चेंजेस करने हैं, एंड यू विल गेट योर कंप्लीट मार्क्स इन दैट। सो दैट इज इट फॉर दिस सेक्शन। अगली वीडियो में हम करेंगे सेक्शन ई, जिसमें आपके 2 केस स्टडी क्वेश्चंस हैं। सो अभी के लिए इतना ही। जाने से पहले वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करो, शेयर करो चैनल को जितना कर सकते हो इन ऑल योर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप्स, जहाँ पे भी 12th क्लास के CS या IP के स्टूडेंट्स हैं, एंड ऑल्सो शेयर द चैनल विद योर अदर फ्रेंड्स जिनके पास CS IP शायद 12th में नहीं है, लेकिन वो आगे जाके BTech या BCA करने वाले हैं। और अगर आप आगे जाके BTech BCA या BSc कंप्यूटर साइंस करने वाले हो, या वैसे ही प्रोग्रामिंग सीखने का शौक है, तो मेरी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो AL Coders ऐप को डाउनलोड कर लो, बिकॉज देयर यू कैन लर्न अ लॉट इन कोडिंग। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, सी यू सून, बाय फॉर नाउ।